मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। कल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में, आज के पेपर में पूरे के पूरे वही क्वेश्चन रखे हुए थे और हमने देखा कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने फ़ोन किया कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बताए थे वो करीब सारे पेपर में आए हैं। तो इसके लिए अब आशा है कि आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे। आज मैं जो जीव विज्ञान कक्षा 12 का सेट नंबर जो 348 GH है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। और इसमें से जो बहुविकल्पी लॉन्ग नहीं शार्ट और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और फिलहाल अपनी कॉपी पेपर को मैच कर लीजिए और मिला लीजिए, देखिए कितने आप लोगों के प्रश्न सही हुए हैं। हमें आशा है कि जब संपूर्ण पेपर ही आप बताया हुआ आया है तो आप लोगों का कोई उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी 100-200 बार इस पर मैंने चर्चा की थी कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष होता है। 3n संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है इसकी 3n। इसका उत्तर 3n हो जाएगा सही। तो सभी बच्चों ने इसका उत्तर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन था बहुविकल्पी का, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है। सभी बच्चे इसको करके आए होंगे। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग इसको करके आए होंगे, इसमें कोई सी दो राय नहीं है। टाइफाइड ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 108 माइक्रोस्पोर बनने में या इसके निर्माण में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। सभी लोग जानते हैं कि माइक्रो स्पोर बनने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, बड़ी आसानी से इसका उत्तर निकल जाएगा। तो 108 माइक्रो स्पोर बनने हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में डिवाइडेशन की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका 27 इसका उत्तर सही होगा। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। सभी बच्चे जानते हैं, एक एक क्वेश्चन रटा आया है, एक एक बहुविकल्पी रटा क्वेश्चन आपका आया है। कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, न तो किया होगा उसने जो है, ऐसी मेरी आशा है और शुभकामनाएं भी हैं आपके रिजल्ट के लिए। और एक साल की मेहनत मेरी रंग लाई है आप लोगों के लिए। देखिए, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी होती है। इसको कई बार बच्चों ने बताया और शायद ये गलत हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसके बाद जो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न कुछ दिए गए हैं कि जैव विविधता क्षति के 2 कारण बताइए। बहुत सी ढेर सारे कारण होते हैं जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता का नुकसान कैसे किया जाता है या कैसे हो जाता है, इसके लिए सबसे पहली बात जो है क्लाइमेट में चेंजिंग होती है, हैं तो जलवायु परिवर्तन। और दूसरा मानवीय हस्तक्षेप, हंटिंग करना, जैसे जो है पेड़ पौधों को काट देना, जीव जंतुओं का शिकार कर लेना, ये सारे कारण हो सकते हैं जैव विविधता। और या कभी कभी जो है अचानक उत्परिवर्तन हो जाता है, इसके वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। या पॉपुलेशन का बढ़ना भी जैव विविधता के को क्षति पहुंचाती है। ऐसे बहुत से ढेर सारे कारण हो सकते हैं, तो 2 कारण इसमें लिखने थे निश्चित उत्तरी में। मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार के नाम लिखिए। इसको आपने पढ़ा है, 20 बार पढ़ा है। वर्णांधता एक होती है और हीमोफीलिया होती है, इसके बारे में उसने बात की थी आपसे। अगली बात है IUD का पूरा नाम लिखो। IUD क्वेश्चन शायद आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, हाँ ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। IUD का पूरा नाम लिखो। IUD आप 20 बार इसको भी पढ़ चुके हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD। तो सभी बच्चे जो है इसको मिला चुके होंगे और स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले सकते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 नील हरित शैवालों के नाम लिखिए। इस साइनोबैक्टीरिया के नाम वो पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो इसके लिए नास्टाक और एनाबीना। काफ़ी बार इस पर भी चर्चा हुई है हमारी आपकी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपसे हटेगा कतई नहीं परीक्षा में, और वो क्वेश्चन रखा है आपका। वो बात अलग कि 1 नंबर में रखा है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन क्वेश्चन है आपके सामने। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है कि डीएनए अणु को रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा जब खंडित किया जाता है और खंड करने के बाद इसको पृथक करने का एक विशेष कार्य किया जाता है, तो उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि डीएनए के खंडों को रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा खंड में बदल लेना तथा उनके खंडों को उनके भार के अनुसार जो है उनको जो है पृथक पृथक करने की जो व्यवस्था है, जो विधि है, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं कि एमटीपी किसे कहते हैं। एमटीपी की बात आई है तो एमटीपी क्या होता है? 3 माह की आयु के पहले ही एम्ब्रियो को वैक्यूम पंप के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकाल देना ही एमटीपी कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एमटीपी में अवांछित गर्भ को शरीर से बाहर निकाल देना ही एमटीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव इंसुलिन क्या है। इस पर तो मैंने पूरी चर्चा की थी। मानव इंसुलिन के बारे में मैंने इसकी जो है जीन के बारे में भी समझाया था, बनने की प्रक्रिया बताई थी, तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है। आराम से इसको आप लिख कर आए ही होंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया था आपको पहले से ही। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी देखो लास्ट टाइम मैंने इस पर चर्चा कर ली थी। जिसके मतलब जो है मानव के शरीर में सक्रिय प्रतिरोधक जो क्षमता उत्पन्न करनी होती है, मतलब जिस मानव के शरीर में जो है सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करनी होती है, उसी के शरीर में एंटीजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो इसको जो है सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। और जिसमें किसी दूसरे प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाएं, फिर उसे इंजेक्शन बनाया जाए और इंजेक्शन बना के उसको मानव के शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाए, और ये व्यवस्था जो होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा व्यवस्था होती है। तो शायद इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिख लिए होंगे। डीएनए तथा आरएनए में के अंतर बताना था आपको। तो सबसे पहले कितनी बार मैंने इस बात को बताया, डीएनए आरएनए केमिस्ट्री में भी इसकी मैंने चर्चा की, बायोलॉजी में चर्चा की, हाई स्कूल में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, काफ़ी बार इंटर में भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। सभी बच्चे इसको लिख लिए होंगे कि डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है तथा आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो एक तो मुख्य अंतर ये है, और इसका एक दूसरा अंतर हो जाएगा कि डीएनए में थाइमीन बेस पाया जाता है और जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन के स्थान पर। तो 2 अंतर ये थे, और बहुत ही सरल अंतर थे जो आए थे आपके प्रश्न। इसके बाद जो है पारतंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। उत्पादकता को परिभाषित कीजिए मतलब ये डायरेक्टली आपसे ये कह सकता था कि उत्पादक किसे कहते हैं। तो वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, उन्हीं को जो है उत्पादक कहते हैं तथा इसकी ये क्षमता उत्पादक क्षमता कहलाती है। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बहुत छोटे थे और जिनको हम सॉल्व कर सकते थे। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आए थे जो आपकी परीक्षा के अंदर, तो उन पर भी चर्चा कर लेंगे और उनको भी आप लोग बड़े आसानी से जो है किए होंगे। हम लोग देखते हैं अभी उन पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। इसके बाद आया था उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। उत्परिवर्तन क्या है? बहुत बार इस पर बेटा चर्चा हुई उत्परिवर्तन के बारे में। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि किसी कारणवश जीन में आए हुए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कह देते हैं, और इनसे जो है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो है
प्रभावित होती है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग की किन्हीं दो उपयोगों को समझाइए। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने कर लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था और मुझे लगता है इसको आप रट कर ही गए होंगे। न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट टाइम मैंने बोर्ड पर आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे समझ से 3 नंबर जो आपको मिल रहे हैं ये फ्री के ही हैं। निमोनिया तथा अमीबता, कितनी बार निमोनिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अमीबता, अमीबा एंटमीबा हिस्टोरिटिका से होती है, उसको भी आप लोगों ने पढ़ा, तो इसको भी आप लिख लिए होंगे अच्छे से। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग बताइए। सूक्ष्म जीवों के कवक के उपयोग लिख लेते जो है, कुछ बैक्टीरिया के उपयोग लिखते हैं, एंटीबायोटिक औषधि हो जाती जो है, और इधर जो है आप इनके बारे में लिख सकते थे, लिखा ही होगा हमें आशा है। तो सूक्ष्म जीवों का जो है औषधीय उपयोग जो है, पेंसिलिन वगैरह का निर्माण है जैसे, है नहीं, तो इस जगह पर सब लिखा होगा आपने। एलर्जी पर टिप्पणी लिखी है नहीं, एलर्जी खूब आप इसको लिख कर आए होंगे, एलर्जी भी है। अतिदोहन तथा सह विलुप्तता पर एक टिप्पणी लिखना है। हो सकता है अगर इसका आप इंग्लिश पोर्शन देखे होंगे तो आप समझ में आ गया होगा। अतिदोहन तथा सह विलुप्तता पर टिप्पणी एक लिखना था, एक पर टिप्पणी लिखना था। तो इसमें अतिदोहन मतलब किसी भी जो है प्रकृति में पाए जाने वाली जो है किसी वस्तु का जो है मतलब से ज़्यादा उपयोग कर लेना ही अतिदोहन कहलाता है। तो शायद इसको आप लिख चुके होंगे पूरी तरीके से। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमल जो है विकार सिंड्रोम के बारे में लिखना। क्या डाउन सिंड्रोम लिख के आए होंगे, पटाउ सिंड्रोम लिख के आए होंगे, और बहुत से क्राई टू चैट लिख कर आए होंगे, है नहीं, और जो है एडवर्ड सिंड्रोम लिख कर आए होंगे। बहुत से सिंड्रोम मैंने आपको समझाए। फिर इसके बाद है प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखना थी, और 3 नंबर की टिप्पणी आ गई प्राकृतिक वर्ण के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दृश्य प्रारूप तथा जीन प्रारूप, जीनोटाइप फिनोटाइप, बिल्कुल इसको लिखे होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्याय लक्षण, चीख चीख कर इसको मैंने पढ़ाया और कहा कि बेटा तुमको नंबर देकर जाएगा 7 बिल्कुल 3 नंबर उसने जो है आपको बिल्कुल फ्री आपकी झोली में डाल दिए बेटा। 3 नंबर आपकी झोली में उसने डाल दिए हैं, पूरे के पूरे 3 नंबर आपकी झोली में उसने डाले हैं, और बहुत ही हमें अच्छा लगा। ऐसा पेपर था कि एक भी क्वेश्चन जो है आपके नोट्स से नहीं छूटा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैव सूचना विज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। इम्यूनोसिंथेसिस, फूल विभेदन, अरे बार बार कह रहे थे ये शब्द हिंदी में ही लिख कर आएगा, ये शब्द हिंदी में ही लिख कर आएगा, इससे अंग्रेजी में नहीं लिखा होगा। वही हुआ, फूल विभेदन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है आपका अच्छा इंटर की परीक्षा के लिए। ऐसा कोई सत्र ही नहीं है जो ये वर्ड छोड़ जाए कहीं, उल बेधन, ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर क्या है, संवाहक में क्लोनिंग करने है तो आवश्यक विशेषताएं। मैंने उस दिन क्या बताया था कि अच्छे वेक्टर के कौन से लक्षण होते हैं, इसको मैंने चीख चीख के आपको पढ़ाया था। उसे कौन कौन से जो है अच्छे वेक्टर के लक्षण होने उपयोग में आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, है कि नहीं है। वहाँ पर 4 5 6 हमने आपको जो है चीज़ें बताई थी। शायद ज़रूर इसको करके आए होंगे आप। हाँ, ये बताओ, एक साथ 2 अच्छे क्वेश्चन जब मिल जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन छोड़ दें। द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से बताना था। मेरे प्यारे बेटे 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको आ रहे थे, कौन सा किया होगा ये तो आप ही जानते हैं, है कि नहीं। द्विसंकर क्रॉस की बात, पुनेट का चक्र बनाना था और द्विसंकर क्रॉस लिखना था, 16 संतानें प्राप्त करनी थी, है नहीं, वही है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट 8वें। आवृत्त बीजों में त्रिसलन की क्रियाविधि को समझाइए। कौन ऐसा पागल होगा इस क्वेश्चन को छोड़ सकेगा भाई, हैं।
डबल फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है आपसे भैया, पूरी तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन चित्र सहित आपको वर्णन करना चाहिए था। अगर यहाँ नहीं कह पाओ तो मानो मैं जो है लसीकाणु के बारे में आपने अब सारी विकास, मुझे लगता है यहाँ पर जो है आवृत्त बीजी पौधों में त्रिसलयन ये बच्चा जरूर किए होगा। बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए। भैया बायोस्फीयर पर मैं चिल्ला चिल्ला कर इतने दिन कहा बेटा ये तुमको नंबर देकर जाएगा, बड़ा नंबर देकर जाएगा। और 10 क्वेश्चन की मैंने एक श्रृंखला बनाई थी और 10 क्वेश्चन की श्रृंखला में ये इम्पॉर्टेंट आपके पास था। ये तीनों क्वेश्चन जो आए हैं, ये तीनों लॉन्ग 10 क्वेश्चन बताए थे कि 10 क्वेश्चन में से आपको ही लॉन्ग मिलेंगे और वो तीनों रखे हैं। मैंने द्विनिषेचन क्रिया को मैंने बताया था ये आना ही आना है। लॉन्ग मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे आपको, अभी बता रहा हूँ। हाँ, तो इसके बाद जो है मानव जीनोम परियोजना के उपयोग क्यों नहीं लिखा भाई? हैं जरूर लिखा होगा, काहे नहीं लिखा होगा? मैंने तो अभी नहीं कहा आपसे, ऐसा नहीं कहा। मानव जीनोम परियोजना मैंने आपको बहुत अच्छे और संक्रामक रोग के सारे अच्छे क्वेश्चन को हमने जो है बताया है। तो सभी बच्चों से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है अपने मिला लेंगे और मिलाने के बाद मुझे आशा है कि आप लोग करीब जो है ये मान के चलिए 65 नंबर तक आप लोग जो है बिल्कुल आपको मिल ही जाएगा। हो सकता कि मेरा टारगेट जो था 67 नंबर के ऊपर वाला टारगेट, तो अगर आप हमारे अनुसार लिखे होंगे तो वो पूरा होगा। धन्यवाद और नमस्ते। आगे जो पेपर है उसकी तैयारी करिए और आगे चलकर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।